बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली और बजाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के विकास के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए ताली बज रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने, पक्ष विपक्ष के साथियों ने जो विचार प्रकट किए पिछले 4 दिन से, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि खुल के अपनी बात रखी। जरा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो भी भावना प्रकट की गई उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर जो संभव होगा हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष का भी, तमाम इनके वरिष्ठ नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जब बजट पेश किया गया 24 तारीख को, तो आपके पास कहने को कुछ नहीं था। इसलिए आप लोग, कई लोग तो मुंह छिपा के प्रेस से बिना मिले हुए चले गए। और तो और चिंता प्रकट कर रहे हैं। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष पूरे अपने भाषण के अंदर चिंता प्रकट कर रहे हैं और बाद में गुस्से होकर बोलने लगे, भावुक होकर बोलने लगे, पता नहीं क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, बजट पूरा हो अथवा नहीं हो, कमी रहे तो आपकी आलोचना करने का अधिकार है। अब आप 19-20 के आलोचना अभी तक भी कर रहे हो, जबकि 20-21 आ चुका है, जा रहा है, 21-22 आ रहा है। तो 19-20 की आलोचना करने के लिए आपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे। कोई बात नहीं। तो आपने जो आलोचना करने का जो माहौल बनाया मीडिया के अंदर, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो आपका आभारी हूँ सबका, कि आपने ये चिंता प्रकट की जो हमें करनी चाहिए थी कि हमने बजट पेश किया, अब उसका क्या होगा। ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, मंत्रिमंडल के साथियों को करनी चाहिए, तमाम हमारे साथियों को करना चाहिए। वो चिंता पूरा विपक्ष कर रहा है। चिंता आपको करनी है कि मुझे करनी है। कमी रहे आलोचना करो, आपको दिक्कत नहीं है। जगलेरी करने में हमेशा आरोप लगते हैं, सरकार पर लगते हैं। बाजीगरी करी जा रही है आंकड़ों के आधार पर बाजीगरी तो मैंने देखा अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। आंकड़े बता रहे थे विभागों के, विश्वविद्यालय के कितने पैसे रखे गए। बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हमने राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदल के रख दिया गुरु गोविंद। बहुत अच्छा किया आपने, हमने एतराज़ भी नहीं किया। और 2 करोड़ 5 करोड़ रखे गए। जब स्वायत्त संस्थाएँ बनती है, धीरे धीरे प्रगति करती है, टाइम लगता है, पर आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर आपके कहने से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अगर बदल दिया स्थान उदयपुर से बांसवाड़ा, तो गर्व करने की बात नहीं है। वो जानबूझ के हमने उदयपुर रखा था। कर्नल बैसला जब मुझसे मिलते आते थे, कॉलेज की बात थी, बयाना के अंदर खोलने की बात थी। उनके समाज के लोग गांव में खुलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि समझते नहीं मेरे कौम के लोग, अगर बयाना में खुलेगी कॉलेज तो वहाँ पर गुर्जर समाज के साथ साथ में और जातियों के बच्चे साथ पढ़ेंगे, आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, संस्कारों का, परंपरा का होगा, तो हमारे गुर्जर समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, उनकी बच्चियों को भी एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप आदिवासी क्षेत्र के बच्चे उधर आके पढ़ते तो आपको क्या तकलीफ थी। आपके छत्तीसगढ़ी कौम के बच्चे साथ पढ़ते, आपस में मिलते जुलते, उनका एक्सपोजर होता और वो ज़्यादा प्रगति कर सकते थे। पता नहीं, आपकी सोच है, आपको मुबारक हो। पर मैं कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, जो हमने कहा है वो करके दिखाया पहले भी, अब भी दिखाएंगे, अब भी दिखाएंगे और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना के बावजूद भी जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, जो आपके सामने बजट पेश किया है, मैं उम्मीद करता था कम से कम उसको लेके, कोरोना के प्रबंधन को लेके आप लोग भी
उसको अप्रिशिएट करोगे, वेलकम करोगे। एक शब्द नहीं बोले हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में, जबकि उस वक्त सबकी जान और सांसें अटकी हुई थी। पता नहीं क्या होगा हमारी ज़िंदगी का, क्या होगा ज़िंदगी का, क्या होगा। वो वक्त भी देखा हमने, भूलना नहीं चाहिए। वो वक्त भी देखा हमने, पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश दुनिया चिंतित थी, तभी शानदार प्रबंधन किया है। और मैं समझता हूँ कि उसमें आप सबका मैंने इन्वॉल्वमेंट रखा। अभी बजट पेश करते माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा मुख्य सचिव को फ़ोन किया दोपहर को ही कि तमाम विभागों को निर्देश दें कि जो बजट के प्रस्ताव है उनके श्रेणीबद्ध करें उनको, जैसे कि मॉनिटरिंग शुरू कर सकें जल्दी। अगर आपकी भावना ये है कि बजट टाइम बाउंड कैसे इम्प्लीमेंट हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उस काम में उसी दिन से लग गया हूँ जिस दिन से हम लोगों ने बजट पेश किया है। और ऑर्डर निकल चुके हैं विभागों के अंदर, पूरी श्रेणीबद्ध की जा रहे हैं और मॉनिटरिंग हम लोग खुद करेंगे। और तो और हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों को भी हमने लागू कर दिया है, जो हमने घोषणा करी थी बजट के अंदर। और तो जो हमने सबका कर्मचारियों का और आप सबका जो पहला रोक रखा था 1600 करोड़ रुपये डेफर्ड कर दिया था, उसको भी रिलीज कर दिया। इसके माने हैं एक संदेश देने के लिए कि सरकार मैनेजमेंट करेगी, चाहे केंद्र से इमदाद मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले। आप बार बार जो कहते हैं ना केंद्र सरकार को आप लोग बुरा भला कहते हो और फिर उम्मीद करते हो आपकी इमदाद करे। हम बुरा भला कभी नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है खाली उसको आप लागू कर दो। क्या वो कहने का हमारा अधिकार नहीं है? संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन बनेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, उसके आधार पर डिवीज़न होगा रेवेन्यू का, केंद्रीय करों का डिवीज़न होगा, जीएसटी आएगा तो जीएसटी डिवीज़न होगा। अगर हम वो मांगते हैं और नहीं मिलता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम उसके बारे में बात करें? ये मेरे समझ के परे है। बार बार आपका ये सोच कि जैसे हम लोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कह रहे हो। हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं और दे रहे तो हमारे पर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी सरकार हो, केंद्र सरकार को देना ही पड़ता है जो कानून के अंतर्गत प्रोविज़न है, वो मांग रहे हैं। पर जिस रूप में केंद्र सरकार डिक्लेयर कर रही है वो अफसोसजनक है। किस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32% से केंद्रीय करों के हिस्से बढ़ेंगे, 42% जाएंगे, 42% हो जाएंगे। अच्छा मंशा से कहा होगा, केंद्र सरकार को करना पड़ा 32 से 42%। पर साथ में उन्होंने जितनी स्कीमें थी अध्यक्ष महोदय, उन तमाम स्कीमों को उन्होंने जो CSS होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, उन सबको उन्होंने तोड़ मोड़ दिया। उनका जो रेशियो था 90-10 का, 80-20 का, 60-40 का, 100% का, तो तमाम उन्होंने तोड़ मोड़ कर करके 50% में लेके आ गए। और तो और जो बीमा आपकी आयुष्मान भारत का नाम लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ी योजना लागू कर दी, 60-40 का रेशियो है, आज 39-41 हो गया है, 61 हो गया है, क्योंकि कैप लगा दी है। आप इससे ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते हो। अब हमने घोषणा करी है, उसका भी आपने स्वागत नहीं किया। कुछ तो 2-3 घोषणाओं का स्वागत आपको भी करना चाहिए था कम से कम। हमने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा किया जाएगा। क्या ये स्कीम भी हमारी आपको पसंद नहीं आई? आपने हमारी कोई स्कीम का एक शब्द नहीं बोले, कहा ये आपने अच्छा काम किया, हम इसको स्वागत करते हैं। उसके कारण अब मालूम आपको क्या होगा अध्यक्ष महोदय, 10% केंद्र सरकार का सिर्फ और 90% करीब वही पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो सबका बीमा करके रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने जो
अभी मैंने कहा आपको कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब कोरोना आ गया तो होना स्वाभाविक है। पूरे देश, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनके सामने क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट किया जा रहा हमारे यहाँ, वो शानदार है, शानदार है। आपकी सरकार के तुलना में बहुत शानदार है। ये मैं बताना चाहूँगा अभी आपको कि जिस रूप में अभी कई साथियों ने कहा 31 दिसंबर तक जब कोरोना काल था तो तमाम लॉकडाउन था, फैक्ट्रियाँ बंद, उद्योग धंधे बंद, सब कुछ बंद था। तब भी ये कहा गया 60%, शायद नेता उपनेता ने कहा होगा आपके पार्टी के, और कुछ साथियों ने कहा 31 दिसंबर तक 60% पैसा ही खर्च हुआ। शायद आपने कहा होगा, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा 31 दिसंबर तक 60% नहीं हुआ है, 62.15% खर्च हुआ, नंबर 1। पर आपको मैं कहना चाहूँगा कि 62.15% तो वही है, पर आपके वक्त में और हमारे वक्त में बहुत फ़र्क है। हमारे वक्त में 62 भी हुआ, पहले 65 भी हुआ था, पिछली बार सरकार थी तब। आपके वक्त में तो 46%, 14-15 में, 50.72% 15-16 में। जब उदय योजना आई, जिसका जिक्र आपने किया, आपने किया, 63.45 इसलिए हुआ, उदय योजना का पैसा जब सरकार ने अपने ऊपर ओढ़ लिया, बिजली कंपनी में जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी, तब जाके आपका दिसंबर 31 तक 63.45% हुआ है। बाकी फिर आप आ गए दिसंबर तक 49.50। बताइए आप, गुण 50.50, गुण 50.50। और जब चुनाव का वर्ष था तब आप आए 60.14। आप बताइए, ये फिर जो आज कोरोना के बावजूद भी हमारा जो इतनी स्कीमें लॉन्च की हम लोगों ने, कॉलेज को लेके आप लोगों ने खूब कमेंट किए, सब विभागों के अंदर खर्चे हो गए। ये आंकड़े गलत हैं, ये आंकड़े गलत बनाए गए हैं जो आपको दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो हालात है देश के अंदर, हमें सोचना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी फिस्कल पैरामीटर हमारे हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये तो स्वाभाविक है कि जब कोरोना आया है, जब रेवेन्यू के सोर्सेज बंद हो गए हैं, तो आपका डेफिसिट बढ़ना तो लाजमी है, चाहे फिस्कल डेफिसिट हो चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो। अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी 2020-21 के अंदर हमने जो बी प्रस्तुत की थी बजट एस्टिमेट, वो 2.99 के थे, और अभी जब रिवाइज्ड संशोधित बजट पेश किया है उसके अंदर 6.12 है, बढ़ गया है। क्योंकि कोरोना के कारण से सारे, मैंने कहा आपको, जो स्थिति बनी है चारों ओर से, ऊपर से केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी और जो उनकी सोच है, जिसके कारण जो इमदाद मिल सकती नहीं मिली, तो 6.12 है। पर केंद्र सरकार की स्थिति देखिए आप, उनकी तो लेवल डेफिसिट 2.7% था केंद्र का बजट के अंदर एस्टीमेट, वो 7.5% हो गया रेवेन्यू का, केंद्र का। और फिस्कल डेफिसिट 3.5% था, सीधा 9.5% चला गया। तो कुछ तो किया होगा हम लोगों ने, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, तब जाके स्थिति बनी। ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो पीएचडी हो गया, आपने आज अपनी बातें कही है, पीएचडी हो के कही आपने। आपको खाली बोलना था, अटैक करना था, आंकड़े बताने थे, उस ढंग से कहा आपने। आप नेता परिवेश के हिसाब से अगर बोलते तो हमारी विश्लेषण करते, आप कुछ एप्रिशिएट करते, कुछ आलोचना करते, कमियां बताते, हम तो खुश होते हैं।
ठाकुरवादी बात से हम खुश नहीं होते हैं। हम जब खुश होते हैं, चाहे मेरे कोई साथी भी आता, मैं कहता हूँ तुम सही बात कहो तो मुझे खुशी होगी। इसलिए जिस रूप में आपने भावना प्रकट की, अब बताइए बजट पेश किया हमने 2021 का 2,25,764 करोड़ का हिस्से बताइए हम लोगों ने, और एक्सपेंडिचर 2,25,731 का हमने अभी रिवाइज एस्टिमेट दिया आपको। फिर ये पैसा कहाँ जाएगा? पैसा पड़ा रहेगा ट्रेजरी के अंदर, यहाँ खर्च नहीं किया, यहाँ खर्च नहीं किया, यहाँ खर्च नहीं किया, बताते रहे आप लोग। फिर ये क्या है? रिवाइज एस्टिमेट 30 करोड़ का फर्क लगभग। 21-22 के अंदर 2,50,832 करोड़ का हमने अभी एस्टिमेट प्रस्तुत किया। पिछला बजट था 2,25,764 करोड़ का, अब क्या 2,50,832 करोड़, ऐसे ही कर दिया बिना एस्टिमेट ही। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसके अंदर आप देखिए, जब आपकी सरकार होती है 2004 से 4, 5 और 8, 9 तक, तब जो GDP 30% होना चाहिए, आपके वक्त में 3.10 था, बढ़ गया 3% से। सरकार हमारे अध्यक्ष महोदय 9-10 से लगा के 13-14 तक, तो हम नीचे ले गए उसको 2.08%। आप बता दीजिए ये आंकड़े तो वही आंकड़े हैं जो सही आंकड़े हैं, जो भारत सरकार भी देखती है, CNAG भी देखती है। फिर आपकी सरकार आ गई 14-15 से 18-19 तक, आप बताइए सीधा चला गया 5.05%। ये आंकड़े गलत है। ये पैरामीटर है, उससे मालूम पड़ता है क्या स्टेट की स्थिति में, किस राज्य में क्या बनी है, वो बताता है ये आंकड़े वो है। अभी 19-20 में जब सरकार हमारी आई है तो हमें पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर मैनेजमेंट करें, जिससे कि जो हालात आप बना के गए हैं उनको ठीक कर सकें। और इसलिए आज जिस प्रकार केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है, हमारे 2021 के बजट में बिना कोई कारण के 14,000 करोड़ की कटौती कर दी है सेंट्रल टैक्सेस के अंदर। GST के अंदर 5,500 करोड़ तो कह दिया ये एक्ट ऑफ गॉड है, कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, इसलिए ये कटौती करेंगे हम लोग। अरे एक्ट ऑफ गॉड तो है, पर आपके पास जो कई विकल्प है, राज्यों के पास क्या है? राज्यों के पास कुछ विकल्प नहीं है। एक्साइज हो गया, माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और क्या विकल्प होता? तो क्या केंद्र सरकार को कटौती करनी चाहिए थी? और लोन लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, आपको मालूम ही है। 4,600 करोड़ रुपये लोन देने की हमें परमिशन मिली, वो लोन हमने लिया। 21-22 के अंदर भी हमें पहले ही कह दिया गया कि आपको 12,000 करोड़ की कटौती होगी सेंट्रल टैक्सेस के अंदर, और पता नहीं GST से क्या क्या होगा। इस प्रकार के हालात में जो कुछ भी स्थितियाँ हैं जिसका मैंने जिक्र किया आपके सामने अभी थोड़े देर पहले, कि किस प्रकार से वे CSS की योजनाओं को, किस प्रकार से, जो मैंने पहले ही शायद बताया आपको हाउस को, कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के अंदर भाव बढ़ते जा रहे हैं 15 दिन से लगातार, केंद्र सरकार ने कमी नहीं रखी, रोज के रोज भाव बढ़ते गए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है, बदनाम राज्य सरकार होती है। मैंने उस दिन बताया आपको कि एक्साइज ड्यूटी 9.48 को लेके नीचे लेके आ गए 1.4। अब मैं माननीय नेता पहले पूछना चाहूँगा कि जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है पूरे देश के अंदर, उस एक्साइज ड्यूटी कहलाती है मेन एक्साइज ड्यूटी, उसमें 9 रुपये 48 पैसे था, उसको लेके आ गए 1 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर। और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई वो 6 रुपये लगे आ गए, 11 रुपये लेके आ गए।
एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई, वो 6 रुपये लगाए, 18 रुपये लेके आ गए। और उसी प्रकार से डीजल के अंदर 11 रुपये जो थी पहले 11 रुपये 33 पैसे जिसका हिस्सा मिलता सब राज्यों को, वो आ गए 1 रुपये 80 पैसे। इसको कहते हैं डिविजनल पुल। और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है वो 0 थी, 8 रुपये कर दिया उसको डीजल के अंदर। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी। हाँ बताइए, हमने 2% फिर भी तमाम सबकी भावनाओं का आदर करते हुए हमने उसको कम किया। 1000 करोड़ का रेवेन्यू में लॉस हुआ, तब भी हमने किया क्योंकि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार आग लगी हुई थी पेट्रोल डीजल को रेट को लेकर के सब लोग चिंतित थे। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। जो स्कीमें सब स्कीमों की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 100% पैसा मिलता था, 40-60 कर दिया। समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 100% मिलता था, 40-60। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 25 राज्य का 75 केंद्र का था, 40-60। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 25-75 था, 50-50। मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई निर्माण 10 स्टेट का 90 केंद्र का था, 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 25-75 था, 40-60 कर दिया। प्रोजेक्ट टाइगर 15-85 था, 40-60 कर दिया। समेकित बाल विकास सेवाएं 10 स्टेट का 90 केंद्र का था, 40-60 कर दिया। तो राष्ट्रीय विकसित विकास योजना 0 था, राज्य का 100% था, केंद्र का 40-60 कर दिया। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो यूपीए गवर्नमेंट और सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देन है देश को, इसमें केंद्र का था 100%, अब 40-60 कर दिया। और वो भी अभी सबको मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर 400 करोड़ रुपये लगभग खर्च किए और लोगों को एक्स्ट्रा हम लोगों ने इमदाद करने की कोशिश करी। 14 फाइनेंस कमीशन की भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार है केंद्र सरकार। 32 से 42% किया डिवोल्यूशन फाइनेंशियल, उसको ये पैरामीटर चेंज करके उसको बराबर कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में हमने एक के बाद एक फैसले किए हैं, उसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी चिंता कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं कहना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ कदम उठाने का प्रयास कर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए हर कर वृद्धि का सहारा लेने के स्थान पर कर प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राहत प्रदान कर टैक्स बेस को इंक्रीज करना प्राथमिकता में है। एमनेस्टी स्कीम वगैरह हमने शुरू कर दी है, डीएलसी रेट कम की है। टैक्स रेवेन्यू में एक और वृद्धि होगी। इससे इन फैसलों से वही राज्य के इंडस्ट्री व्यवसायी उनको ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा। माइनिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोग थ्रस्ट एरिया बना रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी इस एरिया को डेवलप करने की। आपने तो टूरिज्म सेक्टर के लिए सब लोग कहते हैं कि राजस्थान इसके लिए सिरमौर है, और आपने कहते 500 करोड़ रुपये दिया। आपने ये नहीं कहा आज़ादी के बाद में सबसे अधिक प्रोविजन किया है 500 करोड़ का टूरिज्म इस बार किया है। टैक्स कवरेज को बढ़ाएंगे, टैक्स इवेजन के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रेवेन्यू एनालिटिक संस्था गठन किया गया है। मुखबिर योजना को हमने 50,000 से 1 लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा करी है। कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि हम चाहते हैं कि इसका लाभ सबको मिले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो कुछ भी अपने विचार प्रकट किए, उसमें ये नहीं कहा कि आप लोगों ने चुनाव के पहले अचानक ही घोषणा कर दी किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने का, 832 रुपये आधार से लागू होने वाले अगले दिन आज घोषित कर दिया आपने।
और कोई प्रोविज़न नहीं किया पैसे का, उसके ऊपर आप जिक्र नहीं करोगे। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अब बाकायदा प्रोविज़न किया है पैसे का। प्रोविज़न करके हम लोगों ने 832 की जगह 1000 रुपये किसान को 10,000 के बजाय 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। अब अगर खुशी में ताली बजाते हैं आपको तकलीफ क्यों होती है, बता दीजिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिटलर तक बात आ गई, हिटलर तक बताइए। अब आप, हम हिटलर हैं, हम लोग हिटलर हैं, बताइए अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही कहाँ चल रही है, राजस्थान में चल रही, दिल्ली में चल रही, बताइए। बहुत अफसोस की बात है कि आपको हिटलर याद आ गया, क्योंकि आपकी सोच वो नहीं थी पहले जो अब बन गई आपकी सोच। संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है, संगत का असर है, नहीं तो उपनेता प्रतिपक्ष का विपक्ष, उस संगत का असर हो गया 10 साल के अंदर। आप हिटलर के बात करने लगे। किस पार्टी से आप आए हो सदन के अंदर पहले, उस पार्टी की विचारधारा ये थी क्या, जो किसानों की पार्टी थी उसकी विचारधारा थी हिटलरवादी की। आज हिटलरवाद का तांडव हो रहा देश के अंदर। आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, कोई बाकी बच गया है क्या, कोई बाकी बचा हुआ है? अचानक नोटबंदी हो गई। 8 बजे रात को, 8 भाई और बहनों, रात को 12 बजे 500,000 रुपये के नोट बंद। बताइए आप, बर्बाद हो गए धंधे, काम धंधे, व्यापार ठप हो गए लोगों के, कोई सुनने वाला नहीं। जीएसटी बिना विवेक से लागू कर दिया, 5 स्लैब बना दिए, 1 स्लैब बनाना था। रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर, जब आज़ादी मिली थी उस वक्त में रात को 12 बजे आज़ादी के जैसे मनाया गया था सेंट्रल के अंदर, उसी ढंग से जीएसटी के जैसे मनाया गया। आज दुर्गति हो रही लोगों की, कुछ सोचने वाला नहीं, करने वाला नहीं। किसानों काले कानून बन गए, कोई परवाह नहीं। किसानों कानून बन गए 3, ठंड में बैठे हुए हैं, उसमें तो आप लोग किसान वर्ग से आते हो, आप लोग भी, आप लोग देखो क्या हो रहा है। क्या आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, समझा नहीं सकते क्या हो रहा है? पर हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं। आंदोलन जीवी, पता नहीं कौन कौन जीवी है। हमारे माननीय सदस्य जो आते आमिर थे, उन्होंने आंदोलन जीवी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अरे हम तो कहेंगे आप चिरंजीवी जीवी हो, आप, हम चिरंजीवी कहेंगे, हम आंदोलन जीवी नहीं कहेंगे। हम तो आपके शुभकामनाएं करते हैं आपके आगे बढ़ने की। और जिस रूप में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, दुनिया भर के अंदर स्वागत हो रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि मोदी जी ये स्वागत आपका हो रहा है इसलिए कि 70 साल में जो कुछ भी सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें क्या नहीं है देश के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नहीं है। अब कहाँ के हम पहुँच गए, इसलिए आपका स्वागत करें, सम्मान करें। न्यूयॉर्क में स्क्वायर पे कितना बड़ा मोदी के नारे लगते थे। और उसी अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था कल, एक वहाँ का अखबार निकलता, बहुत ही पॉपुलर अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पत्रकार, आपके एक्टिविस्ट, आपके जो लोग हैं, जिस प्रकार से वो
जेल में डाल रहे हैं लोगों को। अरे सुनने की कोशिश करो भाई, नेता प्रतिनिधि महोदय, सुनने की ताकत रखो। हमने सुना आपका पूरी स्पीच को, सुनने का मादा रखना पड़ता है। इसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, विवेक विवेक काम होता है, विवेक से काम होता है। उन्होंने क्या कहा है, जिस मोदी जी को सब जगह स्वागत हुए थे, उन मोदी जी के बारे में, उनकी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा आप सुनिए। आप लोग, कोई भी सरकार जो 22 वर्षीय जलवायु तथा पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट के विरुद्ध गूगल डॉग के आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा दे, तो ऐसी सरकार को हम लोकतंत्र के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है क्या लगता है। इसलिए इस महीने नरेंद्र मोदी सरकार के भारतीय प्रशासन द्वारा दिशा रवि की गिरफ्तारी एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की डींग हाँकने वाला देश आज भी इस उपाधि को डिजर्व करता है? इस उपाधि को डिजर्व करता है, डेमोक्रेसी की उपाधि को। 10 दिन पहले पुलिस ने दिशा रवि के बेंगलुरु स्थित घर पर छापा मारा। उसे मंगलवार को रिहा कर दिया गया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। उसका अपराध यह था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग तथा गूगल डॉग के सहयोग से भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे। अरेस्ट, कितने पत्रकार अरेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर। डेमोक्रेसी है ये। इसके लिए पुलिस ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा के तौर पर वर्षों जेल काटनी पड़ती है तथा राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने का षड्यंत्र भी इस अपराध के तहत आता है। दिशा रवि ने न्यायालय में घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना राजद्रोह है तो मेरा जेल में रहना ही ठीक है। 22 साल की बच्ची का देखिए, सोच देखिए आप। दिशा रवि के मुकदमे के बारे में चिंताजनक बात यह है, यह मुकदमा मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन तथा अन्य लोकतांत्रिक उल्लंघन के कृत्यों की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले महीने नई दिल्ली में किसानों के आंदोलन की कवरेज करने वाले अनेक पत्रकारों को भी आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। सुन लीजिए ऊपर बैठने वालों, ये आपके लिए है। आप में से आप सुरक्षित है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी है। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े हजारों लोगों के ट्विटर खतों को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला है। भारत के मुख्य धारा के मीडिया को भी धमकाकर स्वयं की सेंसरशिप लागू करने के लिए कहा गया है। कृषि सुधार हेतु बनाए गए कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। मानकों के प्रति मोदी सरकार की बेपरवाही तथा क्या कहा, यह कृषि कानून गवाह है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि सुधार आवश्यक है तथा इन्हें बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, किंतु मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को संसद में अर्थपूर्ण बहस किए बिना ही थोप दिया गया है। वो कृषि कानून का पक्ष ले रहा है, वो लिख रहा है। वो नहीं लिख रहे हैं जो कृषि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, किसानों के साथ बैठे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे अखबार जो किसानों के कानून को का पक्ष ले रहा है, वो कह रहा पूरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। इन कानूनों पर राज्यसभा में मत विभाजन की भी अनुमति नहीं दी गई। विवाद इस पर नागरिकता कानून को अपनाते समय तथा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता रिवोक करते समय भी ऐसी युक्तियाँ अपनाई गई। इन दोनों ही मामलों में जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाए गए, सेंसरशिप लगाई गई तथा इंटरनेट बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जे सेंटर तथा नेहा मसीह ने हाल ही में खबर दी है, कुछ भारतीय विश्लेषक मोदी सरकार के दमन तथा नागरिकों की आज़ादी को निलंबित करने की तुलना करते हैं 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आपातकाल कर रहे हैं। मोदी भी इस देश को विदेशी षड्यंत्रों के टारगेट रूप में चित्रित कर रहे हैं। हाल ही में संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा
FDI फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, मोदी जी कह रहे हैं। थनबर्ग के साथ संबंध रखने के कारण दिशा रवि पर मुकदमा चलाना इसी गलत विचारधारा का विचार है। अब आप बताइए कहाँ कहाँ आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। सौभाग्यवंश भारतीय कुछ सौभाग्यवंश भारत की कुछ संस्थाएं अविरोध और असहमति व्यक्त करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया। जिस न्यायाधीश ने दिशा रवि को बरी किया, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद्रोह के अपराध को सरकारों के घायल और झूठे अभिमान की मदद के लिए आहुत नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक जागरूक एवं अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाला नागरिक स्वस्थ और वाइब्रेंट लोकतंत्र का निर्विवाद प्रतीक होता है। भारतीय समाज निश्चय ही बहुत विशाल बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये निर्णय श्री मोदी के निर्विवादता तथा तानाशाही की तरफ झुकाव को रोकने के लिए पर्याप्त है। अगर आप बताइए क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, आप लोग किस दिशा में चल पड़े हैं वो भी देखना पड़ेगा। कहाँ तो राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन बिल लेके आए थे, आराम गैराम नहीं हो। आपको मालूम है उस वक्त में क्या स्थिति बनी हुई थी, और कहाँ उसके बाद में नए रास्ते निकाल दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो और आगे बढ़ के 2 कदम अपने ज़माने के अंदर उस कानून को और स्ट्रॉन्ग बनाया। 2/3 बहुमत से ही एंटी डिफेक्शन हो सकता है। आपने गली निकाल ली और गली निकाल ली। हॉर्स ट्रेडिंग आराम से, हॉर्स ट्रेडिंग कमाल है। गलियाँ निकालने में माहिर हो आप लोग, आपके नेता लोग बहुत माहिर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो चुनाव पोस्टपोन राज्यसभा के, कमाल है। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, 2 चुनाव मैंने हिंदुस्तान कभी नहीं सुना आज़ादी के बाद में। मेरे ख्याल से बहुत वरिष्ठ नेता है, कैलाश मेघवाले बैठे हुए हैं। 2 सीटें खाली है राज्यसभा की, चुनाव एक साथ होते हैं। जीतने के लिए 2 सीटों का भी अलग अलग डेट रख दिया, दोनों सीटें जीत गई बीजेपी गुजरात के अंदर। क्या कहोगे इसका? ये स्थिति है देश के अंदर। और आप में जो लोग शरीक थे अमित शाह का साथ देने वाले, यहाँ बैठे हुए चेहरे मुझे मालूम है कौन कौन है, वो जानते हैं हम लोग। साथ मत दिया करो। मैंने साथ नहीं दिया। आपकी पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया, भविष्य शेखावत की 2 बार। हमने कहा नहीं, हम इस बातों में नहीं पड़ते हैं। आपकी पार्टी के लोग थे, याद है आपको? चौकी ठाणे में ले गए थे, सबको खड़ा किया पुलिस वालों को बीच में, असेंबली की एक तरफ आप एक तरफ वो, कोई वोट इधर को नहीं चला जाए। वो टाइम ही था आपका। हमने सरकार बचाने का प्रयास किया था। वो अरे जिंदगी में मुख्यमंत्री बनने के लिए वैल्यू बेस्ड राजनीति करनी पड़ती है, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगर आप वैल्यू बेस्ड राजनीति नहीं करोगे, उम्मीदवार बन जाओगे मुख्यमंत्री के, चाहे केंद्र में बैठे हुए नेता हैं, चाहे यहाँ बैठे हुए नेता हैं, एक नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, आप वही बनेगा जो वैल्यू बेस्ड राजनीति करेगा। क्या करने कर रहे थे आप? ये तो कैलाश मेघवाल का भला हो, टाइमली स्टेटमेंट दे दिया। ये परम रास्ता में नहीं है, उसका असर पड़ा है लॉन्ग टर्म। आपके अधिकार नेता कई लोगों को खूब कोशिश की पोरबंदर ले जाने की। पोरबंदर 2 हवाई जहाज खड़े थे यहाँ पर, हवाई जहाज खाली वापस गए। एक हवाई जहाज मुश्किल से गया था। क्या बेइज्जती हुई बताओ आप लोग, क्या बेइज्जती हुई? इधर क्या देखते हो भाई, मेरी तरफ देखो ना। आप तो वरिष्ठ नेता हो। फैसल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से जो वादे किए गए हैं बजट के अंदर, उनको पूरा किया जाएगा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि 5 से महीने में पूरा होगा। और जिस रूप में हमने बजट पेश किया है
और जो घोषणाएं की हमने वो राजस्थान के हितों को देखते हुए करी है हम लोगों ने। कॉलेज के बारे में पता नहीं, शिक्षा विभाग में आप रहे हुए हैं नेता, कर्मचारी का टीचर रहे हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो टीचर्स थे मेरे ख्याल से RSS में जाने के पहले। आपको तो मालूम है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसके बाद में आपने आलोचना करे कॉलेज कैसे खोल दिया आपने। 88 में 87 कॉलेज चालू हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और तो और आपने किरण महेश्वरी की कॉलेज खोलने पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अरे अब तो दुनिया में नहीं है, अब तो कम से कम पूर्वाग्रह छोड़ो उनके प्रति। क्या आप लोगों ने इतना बड़ा दिल रखो, कमाल कर दिया। 4 कॉलेज खोला आपने दिल से, मैंने कहा किसी मांग नहीं करी थी और आपने कह दिया अपने अपने तो खुद का एग्जाम्पल दे दिया। आप चिरंजीव हो, लंबी उम्र आपको भगवान दे। और आपने कहा अगली बार अगर मैं रहा यहाँ तो आप रहोगे, रहना चाहिए आपको। पर मैं दूसरी बात करता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय आप जानते हो बैजन शेखावत साहब ने भी आपकी तरह ही कहा था एक बार कि मैं जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा सत्ता के अंदर। और मैं था प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने कहा शेखावत साहब आपके जीते जी सरकार कांग्रेस की आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखो। सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने शेखावत साहब को याद दिलाया वो जुमला जो मेरी भावना थी। आज मैं फिर कहता हूँ आपको लंबी उम्र दे। आप दिल में कुछ बात रखते नहीं हो, जुबान पे लाते हो, गुस्सा करते तो फिर ख़त्म कर देते हो, वो ख़त्म मत करो। मेरी खाली एक ही प्रार्थना आपसे, अपनी बात जम के कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें आपने कही है मैं खुद उसका विश्लेषण करवाऊँगा मेरे अधिकारियों के साथ बैठ करके। मैं नेता प्रतिपक्ष के सुझावों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ, वो हमारे हित में है, सरकार के हित में है हमारे। आप ही नहीं बल्कि जितने माननीय सदस्य हैं उन तमाम लोगों के जो भी सुझाव हैं उनको हम लोग बहुत ही लेंगे गंभीरता से। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक काम करके दिखाएं आपको। सब संभव नहीं होता सब काम, तो पता नहीं क्यों आपने 4 कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, वो भी गर्ल्स कॉलेज, उसके लिए आपके कमेंट मुझे मेरी समझ के परे हैं कि क्यों आपने ये कमेंट किया है, ये मैं नहीं समझ सकता। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी और मेरी वित्त मंत्री मेरी भावना समझेंगे, नेता सदन के रूप में समझेंगे कि हमने जानबूझ के 4 जो माननीय सदस्य चले गए अचानक ही, जिनके जाने का वक्त अभी नहीं था, बहुत आघात लगा था हम सबको, आपको भी लगा, सबको लगा होगा। इसलिए मैंने चला करके 4 कॉलेज की घोषणा करी है। गर्ल्स कॉलेज है, मैं इतनी समझता पक्ष विपक्ष इसमें कोई एतराज कर सकता है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं इस मौके पर जो हमारे के साथी हैं बोलना तो बहुत कुछ था, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से बिहेव किया हमारे साथ में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया, 10% GDP को बता दिया, जबकि 1.2% था वो, और पूरा लोन बेस्ड था वो। कोई राज्यों को इमदाद नहीं करी, कोई इंडस्ट्री को नहीं करी, कोई व्यापार को नहीं करी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती लोगों की तो इकोनॉमी ज़्यादा स्थिति मजबूत बनती, उसकी बजाय खाली लोन बेसिस पूरा वो पैकेज दे दिया। मैं समझता हूँ कि उसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है अभी तक भी। सब राज्य सरकारें बोलती नहीं है, जो सरकारें बीजेपी की है, पर सब दुखी है वित्तीय रूप से। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार भारत सरकार इस पर विचार करेगी किस प्रकार से हम लोग राज्यों को इमदाद दे सकते, क्योंकि असली लड़ाई लड़ी है। अगर कोरोना के अंदर तो लड़ी राज्यों ने लड़ी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ज़्यादातर तो पक्ष के हैं, बहुत कम विपक्ष के आते हैं। हो सकता है उस पर भी जारी हो, वो आपकी मर्जी है।
हमारे दरबारे सबके लिए खुले हैं। जो सुझाव आएंगे हम उनके काम करेंगे कि वो अपने क्षेत्र का मतलब राजस्थान का विकास चाहते हैं। वैर भरतपुर, खुड़ी बड़ी लक्ष्मणगढ़, सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। एक सेकंड में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूँ, मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान से वंचित बांसुरी, कल्ला व प्रेम से पुरा, रातारामगढ़, सीकर सहित 784 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दुहा, चौगान, थानागाजी, बिगोता, राजगढ़, चतरपुरा, बानसूर, अलवर, संगतपुरा, मनीवाल वाली, सादुल शहर, गंगानगर, घाटमिका, कामा, भरतपुर, सिंगाना, डीडवाना, नागौर, नैनो की ढाणी, नांदड़ी, मंडोर, घंटियाली, जोधपुर, गोविंदपुरा, खंडेला, सीकर, चोरू, उनियारा, टोंक, चांचोड़ी, सुमेरपुर, पाली एवं मेराना, भादरा, हनुमानगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। नाथद्वारा राजसमंद में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। जालूंदा, जावर, मावर जंक्शन, पाली, बाड़ी, जोड़ी, विराटनगर, जयपुर, फरडोद, जायल, नागौर, चांबा, शेरगढ़, जोधपुर, तिंगावा, कोट कासिम, अलवर, खरेरी, वैर, भरतपुर, तो खुड़ी बड़ी लक्ष्मणगढ़, सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। जैजावर, नैनवा, बूंदी, बिहार, सिव, चवा, बाड़मेर, जलुथर नगर, छिंछनी, भरतपुर, बलारा, लक्ष्मणगढ़, सीकर, मानपुर, सिकराय, आबानेरी, बांदीकुई, नांगल, राजावतान, दौसा, कैरू, लूनी, तेना, शेरगढ़, जोधपुर, 61F ब्लॉक श्रीकर्णपुर, बिंजबाइला ब्लॉक पदमपुर, श्री गंगानगर, झिंझियाली, जैसलमेर, रेनवाल, मांझी व माधोराजपुरा, जयपुर, रेवतड़ा, जालोर व बड़ौदिया, बागीडोरा, बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। किशनपुर, जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा। लालसोट, दौसा, बस्सी, जमारामगढ़ और फागी, जयपुर एवं लक्ष्मणगढ़, सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। उप जिला चिकित्सालय सलूम्बर, उदयपुर को जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर, शाहपुरा, जयपुर में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 व हरे किशनगढ़, अजमेर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, तो जिला चिकित्सालय धौलपुर की बेड क्षमता 100 बेड की वृद्धि की जाएगी। बगड़िया अस्पताल, सुरानगढ़, चूरू में ICU विकसित किया जाएगा। कुमेर, भरतपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जोधपुर के मतदास माथुर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा बनाने के लिए न्यूरो सर्जरी की एक और यूनिट तथा महात्मा गांधी अस्पताल में ऑर्थो स्पाइन यूनिट खोली जाएगी। शिक्षा विभाग में कृषि संकाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में माननीय सदस्यों ने विज्ञान संकाय खोलने के लिए ज्ञापन दिए। उनकी भावना के अनुरूप प्राथमिकता आधार पर इंग्लिश मीडियम के 200 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाना प्रस्तावित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवा की ढाणी, जयपुर को माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य विषय के साथ साथ अन्य विषयों के सेलेक्टेड कोर्सेज का विकल्प लिए जाने की आवश्यकता आवश्यक है। जैसे किसी आर्किटेक्ट का कोर्स करने वाले अथवा म्यूजिक में डिग्री करने वाले को इनसे संबंधित अपडेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले युवाओं को बिहेवियरल साइंसेज का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार मिक्स प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के साथ अध्ययन करने की सुविधा और व्यवस्था को क्रेडिट बेस्ड प्रणाली कहते हैं। आगामी वर्ष से चरणबद्ध रूप से प्रदेश में उच्च शिक्षा में क्रेडिट बेस्ड प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारा व भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा तथा अजमेर, बीकानेर महिला अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, बांसवाड़ा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का एवं बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रस्तावित MBM
विश्वविद्यालय जोधपुर का संकटक कॉलेज बनाते हुए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बाद में इसी कॉलेज में पेट्रोलियम संकाय खोला जाएगा। नीलवना नागौर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। डी व कुमेर भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने, तत्काल मंडी उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता तक सीधी सप्लाई सुनिश्चित किए जाने के लिए मैं किसान ई मंडी की स्थापना की घोषणा करता हूँ। किसानों को जैविक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा में राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के उपकेंद्र खोले जाएंगे। साथ ही एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में 75% की छूट देना प्रस्तावित है। मंडावा, झुंझुनू, भूसावर, वैर, भरतपुर, चांदगुड़ी, सादुलपुर, चूरू, बायतू, बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बामनबाद, सवाईमाधोपुर, रहनी, अलवर में कृषि उप मंडी की स्थापना की जाएगी। साथ ही खंडार, सवाईमाधोपुर में फल सब्जी मंडी खोली जाएगी। 600 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में 3 करोड़ की लागत से आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जैसलमेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की जाएगी। बेघर व्यक्तियों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पुनर्वास हेतु बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2021 लाई जाएगी। वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को प्रगति का उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिक्षा एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए 20 करोड़ रुपये राशि का वाल्मीकि कोष बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। राजकीय छात्रावास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जाएगी। तो जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी जो लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना से वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को भी छात्रवृत्ति जाना प्रस्तावित है। राज्य के विद्यालयों जिनमें कक्षा 6 से 8 में 10 से अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यक भाषा में अध्ययन करने के इच्छुक होंगे, उन विद्यालयों के अल्पसंख्यक तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी के अतिरिक्त शिक्षक लगाए जाएंगे। नगर भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास एवं गड्ढा रोड शिव बाढ़ में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाएगा। जनजातीय क्षेत्र विकास में राजकीय विद्यालय में शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा 1 से 5 तक वर्तमान देय राशि को 3 से 4 गुना बढ़ाकर 1000 रुपये, वर्ष कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान देय राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है। कुसुम योजना के अंतर्गत टीएसपी क्षेत्र में 16 ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा करते हुए 16 कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा, डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में 5500 कतीनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण अवधि में कतीनों एवं बुनकरों को क्रमशः 300 एवं 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनमें 500 कतीनों को अंबर चरखे, 300 बुनकरों को लूम वितरित किए जाएंगे। 10,000 कतीनों एवं बुनकरों को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य टॉयज तथा स्पोर्ट्स गुड्स को विदेश से आयात करने के बजाय राज्य में बनाने की प्रबल संभावना है। अतः इन क्षेत्रों को रिस्क 19 के थ्रस्ट एरिया में सम्मिलित किया जाएगा। रिस्क 19 के अंतर्गत प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र निवेश को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ किया जाएगा। रिस्क 19 के अंतर्गत वर्तमान में पर्यटन व स्टार्टअप की एमएसएमई इकाइयों को ही जिला स्तर पर आवेदन करने का प्रावधान है। अब यह सुविधा समस्त सर्विस सेक्टर की एमएसएमई इकाइयों दी जाएगी। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वर्ष 13-14 से पूर्व के ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लाई जाएगी, जिसमें ऋणों के एक मुश्त भुगतान पर दंडनीय ब्याज व सामान्य ब्याज माफी के साथ मूल राशि पर भी छूट दी जाएगी। इसी क्रम में निगम को 20 करोड़ रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। साथ ही SC, ST, OBC माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को सुदृढ़ किया जाएगा। तुंगा बस्ती, जयपुर, जावाद, सिरोही एवं खेड़ली, कटुमर, अलवर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र और
मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के अनुरूप औद्योगिकीकरण की संभावना देखते हुए जयपुर बस्ती दौसा के मध्य ऊंची जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निकट जिको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर स्किल टेस्टिंग एवं कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेन एवं स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य की प्रत्येक नगर पालिका में 1, नगर परिषद में 3 और नगर निगम में 5 ओपन जिम स्थानीय पार्कों में स्थापित किए जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कोविड में लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 में आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ बाधित हुई। इस कारण वर्ष 2021 के लिए घोषित 5000 निजी बूथों में लगभग 1500 बूथ स्थापित हो पाए। हम इस कार्य को आगामी वर्ष में पूर्ण करते हुए और आगे ले जाएंगे। इस प्रकार आगामी वर्ष में 5000 नए डेयरी बूथों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। जयपुर में 4 दीवारी क्षेत्र में सिविल लाइन व अन्य कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सागौत कोटा में 2 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी में सिटी नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। बागीडोरा बांसवाड़ा में जैर एवं जीवा खुटा एनीकट के से पेयजल हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत से DPR तैयार कराई जाएगी। साथ ही हृदय जोशी कैनाल में नवीन साइफर का निर्माण कराया जाएगा। बांदा के 14, नौर के 14 तथा दारानगर के 2 गाँव जो वर्तमान वारानी, इनको सिद्धमुख नहर साबा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तन करने की DPR बनाने की घोषणा की गई थी। यद्यपि इस क्षेत्र के लिए कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वाटर अलाउंस नहीं इंगित किया गया है, परंतु क्षेत्र की समस्या को देखते हुए पुनः फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। शिवपुरा बांध जोधपुर में के डूब क्षेत्र में अधिक वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से चैनल निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर में पेयजल, तो मानसी वाकल तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर और सिरोही जिले को पेयजल हेतु एवं जवई बांध के पुनर्भरण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नेशवा सीकर में एन ऑफिस से कामा बर्त में एक्शन ऑफिस खोले जाएंगे। प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर और डामरीकरण के कार्य कराए जाएंगे, जो इस प्रकार है। समत का पार घोरालिया फाटा से खड़ीन तक शिव बाड़मेर की 30 किलोमीटर तक की सड़क का मेजर रिपेयर कार्य कराया जाएगा। टोडाबिंग करौली में 15 करोड़ की लागत से बाईपास बनाया जाएगा। बस्ती जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजीव मार्ग संख्या 2 दूसरा तुंगा चाकसू से नागौर के 19 किलोमीटर रोड का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा। खजूरी बिशीवाड़ा डूंगरपुर में रतनपुर से माखरेड़ा सड़क पर पुलिया मरम्मत तथा माता कालकी माता से काला बाड़ा गुजरात सीमा तक सड़क निर्माण कार्य कराए जाएंगे। बेलवर राणा जी के चिंतों का स्थान बम्बोर से चामू शेरगढ़ जोधपुर तक की सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। बांसवाड़ा से कुशलगढ़ क्षेत्र में संपर्क सड़क टाडा वडला से उंकाला कलीजरा से बलुंडा वसुनी सीमा तक व मुंदड़ी हमीरपुरा से सूरजकुंड तक डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य तथा संपर्क सड़क चुनावला पूर्ण निर्माण का कार्य कराया जाएगा। राज्य राजमार्ग 87A गोडू बज्जू कोलायत मोखा खालसा में 50 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य कराया जाएगा। महंगी से दूधली मोड़ NH 21 वाया भावनी खुर्द रायपुर साईपुर आंधी श्री राम नगर बिरासना गावली नेवर मकसूदपुरा चावड़िया सड़क को निर्माण कराया जाएगा। चंबल नदी सोनेका गुर्दा सेवरपाली बाड़ी धौलपुर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। माननीय विधायकगणों से सड़कों के निर्माण रिपेयर व डामरीकरण आदि के बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को परीक्षण कर एस्टिमेट बनाने के हेतु निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ कराने के लिए 329 करोड़ की लागत से 400 kV ग्रिड सब स्टेशन हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। बाड़का हरियाली बाड़मेर में 33 kV का GSS स्थापित किया जाएगा। प्रतापगढ़ थानागारी अलवर रोल जायल नागौर हरसौली अलवर जमरामगढ़ जयपुर में इन ऑफिस खोले जाएंगे। खाजूवाला बीकानेर कामा वर्तमान उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन मॉनिटरिंग हेतु शासन विभाग के अंतर्गत एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
प्रदेश में उद्योग, होटल, अस्पताल, खान आदि की स्थापना एवं संचालन हेतु कंसेंट एवं ऑथराइजेशन शीघ्र तथा सुगमता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से सिरोही, राजसमंद, झुंझुनू, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, बूंदी जिलों में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल के 10 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण एवं अग्रिम मर्यादा कार्यों के लिए आगामी 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मनरेगा योजना के अकुशल श्रमिक परिवारों को अपने औजारों, गैती, फावड़ा, तगारी आदि की मरम्मत के लिए प्रत्येक 50 दिन का रोजगार पूरा करने पर आगामी वर्ष 50 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रामदेवरा जैसलमेर के विकास हेतु एवं सौंदर्यीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य की कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र में विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी व पब्लिक हेल्थ की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विषयों को स्नातकोत्तर उपाधि के अन्य विषयों के समान दर्जा दिया जाएगा। बांदरवाड़ा, अजमेर, आगोलाई, बालेश्वर, जोधपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। तुंगा, बस्ती, जयपुर, सुहागपुरा, दलोट, प्रतापगढ़, कुलाबड़, गिरवा, नया गांव, खेरवाड़ा, उदयपुर, सम, जैसलमेर व नेचवा, लक्ष्मणगढ़, सीकर की उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमबद्ध किए जाएंगे। सीकरी नगर, भरतपुर व बिंडर, उदयपुर में उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। शहीद स्मारक डाबला, डीडवाना, नागौर के विकास हेतु 50 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। टोकर, सेमारी, सागवाड़ा, बाबड़वाड़ा, खेरवाड़ा, उदयपुर, मोती चौराहा, डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी। जैसे पुराखोर, जयपुर में नया पुलिस थाना, सुरंगट, चूरू में सदर पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही पुलिस चौकी डीग, भरतपुर को क्रमबद्ध कर पुलिस थाना बनाया जाएगा। बस्ती, जयपुर और नवलगढ़, सीकर पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट खोले जाएंगे। टोडा सिंह टोंक के सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। साथ ही लोहावट व बाप, जोधपुर, लखनपुर, भरतपुर व बिदा से चूरू में सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। प्रदेश में आगामी वर्ष में 200 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही नोटरी पब्लिक के 500 नए पद सिद्ध करने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में सीनियर जर्नलिस्ट के लिए 10,000 प्रति माह पेंशन के प्रावधान, इसको बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 5 मार्च 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार।